हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 9 का जो सब्जेक्ट फिजिक्स है उसका चैप्टर मोशन लेकर के आया हूं। मोशन जो चैप्टर है 7 से 8 लेक्चर्स में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है लेक्चर नंबर फर्स्ट के बारे में, फिर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। वो अपने पास कंटेंट इस प्रकार से है। देखें, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बेसिक्स ऑफ मोशंस क्या होता है, मतलब मोशंस होता है क्या एक्चुअली। उसके बाद हम लोग सीखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन के मोशंस को ही हम लोग रेक्ट लीनियर मोशंस बोलते हैं, रेक्ट लीनियर मोशंस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस सीखेंगे, डिस्प्लेसमेंट सीखेंगे और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इतना करने के बाद हम लोग सबसे पहले समझते हैं बेसिक्स ऑफ मोशंस में रेफरेंस पॉइंट। तो पहले आप मुझे ये बताएं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी व्यक्ति को आप कैसे बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स मोशंस में है या रेस्ट में। तो हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशंस में है। तो मोशंस को डिफाइन करने के लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के आप नहीं बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है या रेस्ट में है। जैसे हम लोग एक बात करते हैं, हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो मूव कर रहा है। आप भी अर्थ पे हैं और मैं भी अर्थ पे हूं, तो हम दोनों को तो मूव करते रहना चाहिए। तो क्या रियली में हम लोग मोशंस में हैं? तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं हम रेस्ट में हैं, और आप बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि नहीं नहीं आप रेस्ट में हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मोशंस को डिफाइन करने के लिए अपने को एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है जो आपको बता रहा है कि आप रेस्ट में हैं या मोशंस में हैं। और दूसरी चीज, वो ऑब्जर्वर है कहां पे। यदि आप अर्थ पे हैं और ऑब्जर्वर भी अर्थ पे है तो वो आपको बोलेगा कि आप रेस्ट में हैं। मगर यदि ऑब्जर्वर अर्थ से या ऊपर चला गया, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, अर्थ से ऊपर चला जाएगा, तो वो आप देखो, वो ऑब्जर्वर देखेगा कि आप राउंड कर रहे हैं। तो वही इंसान जब अर्थ पे था तो आपको बोला कि आप रेस्ट में हैं, और वही इंसान जब ऊपर चला गया तो बोल रहा है कि आप मोशंस में हैं। कहने का अर्थ यह है कि रेस्ट और मोशंस दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसको डिफाइन करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट्स की जरूरत पड़ता है। बिना रेफरेंस पॉइंट्स के आप नहीं बता सकते हैं कि कोई भी बॉडीज प्योरली रेस्ट में है या मोशंस में है। सबसे बेस्ट तो रेफरेंस पॉइंट्स 9th के बच्चे हैं आप, तो सबसे बेस्ट रेफरेंस पॉइंट आप टाइम को ले सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग्स यदि कोई बॉडीज का पोजीशन चेंज हो रहा है, एनी बॉडीज changes their positions with respect to time is known as motions। तो मोशंस के बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, तो मैं सब पे डिस्कस तो नहीं करने वाला। देखें यहाँ पे मैं जो आपका फर्स्ट लेक्चर जो स्लाइड्स है वहीं पे दिखाया है कि ये बंदा जो है दौड़ रहा है सीधा पाथ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशंस। ये घड़ी की सुई जो गोल गोल घूम रहा है, इसको हम लोग सर्कुलर मोशंस बोलते हैं। ये देखें, ये आपका रोटेशनल मोशंस है, ये आपका पीरियोडिक मोशंस है या वाइब्रेटरी मोशंस है। तो मोशंस के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, मगर हम इन मोशंस की बातें नहीं करने वाले हैं आपसे। हम आपको बताने वाले थे कि रेफरेंस पॉइंट होता है क्या है। तो रेफरेंस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। उस फिक्स्ड पॉइंट के से कंपेयर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स का कि इस फिक्स्ड पॉइंट से ऑब्जेक्ट का जो पोजीशंस है चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि पोजीशंस उस फिक्स पॉइंट से चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशंस में है, और यदि चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशंस बताने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जैसे आप सोचिए, जैसे मैं अभी यहां पे हूं, तो मैं यहां पे हूं तो मेरा पोजीशंस यदि बताना होगा तो आप कैसे बताएंगे कि हम यहां पे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि चंदन सर जो खड़ा होकर के स्टडी करा रहे हैं वो उनका जो स्मार्ट क्लास है, तो स्मार्ट क्लास है तो वो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो उस स्मार्ट क्लास के नीचे वो पोडियम्स है जहां पे चंदन सर पढ़ा रहे हैं, तो पोडियम मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स का पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ता है। बिना रेफरेंस पॉइंट के आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशंस डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे
आप जहां पे अभी बैठ के स्टडी कर रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो आप किसी को बताना चाहते हैं कि आपका पोजीशंस क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? तो अपनी पोजीशंस को, एग्जैक्ट पोजीशंस को बताने के लिए जिस ऑब्जेक्ट्स का आप हेल्प ले रहे हैं, आजू बाजू के जिस सब्सटेंस का हेल्प ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस बता रहे हैं, वही जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट्स होता है। तो देखें, रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर इन अ लाइन। रेफरेंस पॉइंट लाइन में भी हो सकता है, सरफेस मतलब 2 डायमेंशनल में भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल में भी हो सकता है, सो दैट मोशंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इजीली बाय लोकेटिंग द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशंस को लोकेट करने के लिए, पोजीशंस को बताने के लिए आपको एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट्स। जैसे यहां पे देखें, जैसे जोन को मुझे डिफाइन करना होगा कि जोन का पोजीशंस क्या है, तो देखिए हम लोग जोन के पोजीशंस के बारे में बोल सकते हैं कि जिल से 100 मीटर की दूरी पे है लेफ्ट साइड में, जोएल से 200 मीटर की दूरी पे है, शॉप से 300 मीटर की दूरी पे है। तो देखें, ये जिसके हेल्प से आप जोन को डिफाइन कर रहे हैं वो उसका रेफरेंस पॉइंट है। जैसे यहां पे देखें स्कूल है, मैं बोलूंगा कि जैक का जो घर है ना, उससे मेरा स्कूल 100 मीटर की दूरी पे है, तो जैक यहां पे क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि जैक अपना रेफरेंस पॉइंट को हम बदल दें और मैं ये बोल सकता हूं कि जॉन का जो घर है ना, वहां से 200 मीटर की दूरी पे नॉर्थ साइड में चाहे ईस्ट साइड में मेरा स्कूल है। तो ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं। रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशंस बता सकते हैं। जैसे आप यहां पे देखें, आप इसको गौर से देखें तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे यहाँ पे एक स्केल है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक स्केल्स है और इसके लिए ये जो पोजीशंस है वो 0 0 है, इसका जो पोजीशंस है वो 0 0 है। यदि हम स्केल को चेंज कर देते हैं, हम लोग दूसरे फ्रेम में चले जाते हैं, तो जब दूसरे फ्रेम में जाएंगे तो देखेंगे क्या कि यही जो पॉइंट्स था, जो इस स्केल के लिए जो पोजीशंस 0 0 था, अब इसका जो पोजीशंस है वो देखिए क्या बन गया, एक्स एक्सिस का 4 हो गया और वाई एक्सिस का इधर इस पोजीशंस की बात कर रहे हैं। यस देखें, एक्स एक्सिस यहाँ पे कितना हो गया अपने पास 4 हो गया और जो वाई एक्सिस का जो पॉइंट्स है वो वाई एक्सिस का पॉइंट्स कितना हो गया, यहाँ पे चेक करते हैं वाई एक्सिस, दिस वन इज द 4, दिस वन इज द वाई एक्सिस। इस पॉइंट के लिए चेक करेंगे तो देखें ये आपका 4 हो गया और ये वाला पॉइंट जो है अपने पास 2 हो गया। तो देखें, स्केल को चेंज करने से पॉइंट का जो पोजीशंस है वो भी क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि मैं जहां पे खड़ा हूं तो मैं किसी भी चीज का सहारा ले सकता हूं। जैसे मैं कैमरे से 3 मीटर की दूरी पे हूं तो कैमरा क्या है, मेरा रेफरेंस पॉइंट है। यदि मैं रेफरेंस पॉइंट इस वॉल को लेता हूं, दीवार को लेता हूं, तो दीवार से मैं 5 मीटर की दूरी, मतलब अपनी पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम लोग ऑब्जेक्ट्स लेकर के अपनी पोजीशंस को हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आपने लंबे लंबे टूर्स पे गए होंगे तो देखे होंगे लिखा होता है एक मैंगलोर है 200 किलोमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मैंगलोर है जिसको माइलस्टोन्स बोलते हैं, यहां से मैंगलोर की जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। मतलब ये आपका यहाँ पे एज अ रेफरेंस पॉइंट डिनोट कर रहा है। यहाँ पे देखें, ये सी लेवल समुद्र लेवल से ऊंचाई बताया जा रहा है, समुद्र लेवल से ऊंचाई बताया जा रहा है। तो ये जो लेवल्स है ये इसका रेफरेंस पॉइंट है और इससे इसकी ऊंचाई बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोस मीनार, ये कोस मीनार से, और इस कोस मीनार से भी किसी की दूरी बताया जाएगा। तो जो कोस मीनार है ये यहाँ पे बिहेव्स कर रहा है एज अ रेफरेंस पॉइंट्स। यहाँ देखिए लिखा हुआ है माउंटेन कॉल्स मॉर्निंग हिल्स एल्टीट्यूड्स 1136.8 मीटर्स अबव सी लेवल्स। कह रहा है कि मॉर्निंग हिल्स जो है वो 1136.8 मीटर्स सी लेवल से ऊपर की ऊंचाई पे है। तो जो सी लेवल्स है, सी लेवल से ऊपर की ऊंचाई पे है, तो सी लेवल से यहाँ पे जो दिया गया है मतलब ये जो हिल्स दिया गया है वो सी लेवल से 1136 मीटर की हाइट पे है, तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। या कभी आप जर्नी करने जाइएगा, जैसे आप जाइएगा तो रास्ते में रोड पे लिखा होता है कि ये जो डिस्टेंस है इतना किलोमीटर है, तो जहां पे वो लिखा होता है वही उसका क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया कि रेफरेंस पॉइंट वो फिक्स पॉइंट होता है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग पोजीशंस को डिफाइन करते हैं। उसके बाद देखें, यहाँ पे इस पॉइंट्स को देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे रेस्ट और मोशंस में क्या डिफरेंस है। जैसे ये अपने पास पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे का जो पोजीशंस है वो चेंज नहीं होता है। ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर आराम से घूम रहा है, देख रहा है कि पेड़ पौधे वहीं पे है, ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। तो कहा जा सकता है कि पोजीशंस डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू
टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग भी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। मतलब 9 बजे ये चीज यहाँ पे था, 10 बजे आकर के देखे तो यहीं पे है, 11 बजे आकर के देखे तो भी यहीं पे है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन उसका चेंज नहीं कर रहा है। और इस चीज को जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कौन कर रहा है? ऑब्जर्वर कर रहा है। जैसे ये पेड़ पौधे यहाँ पे दिखाया है मैंने बना करके, तो जिस टाइम पे जब देखा जाएगा तो पेड़ पौधे का पोजीशन यहीं पे होगा और इसे देखने वाला क्या होगा? ऑब्जर्वर होगा, तो ये इसका रेस्ट कहलाएगा। वही चीज यहाँ पे देखें, एक कुत्ता घुमा रहा है बंदा, तो कुत्ता जब घुमा रहा है तो पोजीशन जो हो रहा है वो कुत्ते का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ऑब्जर्वर का भी पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। मतलब 10 बजे यहां था तो 11 बजे कहीं और हो जाएगा, 12 बजे कहीं और हो जाएगा। थर्ड पर्सन से इसको देख रहा है कि ये जो पोजीशंस है इसका चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोशंस। यानी रेस्ट को जब बोलना होगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि पोजीशंस एनी बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ पोजीशंस डज नॉट चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और जब हमें मोशंस को डिफाइन करना होगा तो मोशंस में लिखेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशंस इफ पोजीशंस चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये था आपके पास रेस्ट और मोशंस की पूरी कहानी। और यदि रेस्ट और मोशंस जब आपको समझ में आता है तो उसके बाद आता है अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज, कि फिजिकल क्वांटिटीज होता है क्या है। तो देखिए मैं फिजिकल क्वांटिटीज को आपको डिफाइन करके समझा रहा हूं यहां पे, कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज जिसको आप लोग मेजर कर सकते हो, क्वांटिटी विच कैन मेजर, वैसे क्वांटिटी जिसे आप लोग मेजर कर सकते हो। और मेजर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगा? आपको किसकी जरूरत पड़ेगा बताएं? एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट के मतलब ऐसा नहीं कि अपने मन से आप उसको मेजर कर सकते हैं, तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट करने के लिए एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होता है, उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक को बोलते हैं स्केलर एंड सेकंड को क्या बोलते हैं? वेक्टर। वेक्टर जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो वेक्टर्स लॉ वहां पे पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत सारे रूल्स पढ़ना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा लेवल्स इसका वेक्टर्स का बताया गया है, तो यहाँ पे देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी का क्या डिफरेंसेस आपको दिया है। कहता है इट कैन बी मेजर्ड, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो मेजर्ड होता है, और मेजरमेंट करने के लिए क्या होगा? आपको यूनिट्स की बहुत जरूरत होगा। जैसे मान लो 5 लिखा, तो 5 क्या? मीटर, किलोमीटर, लड्डू, मीठा, क्या? तो इसके लिए आपको यूनिट्स की बहुत जरूरत है। यदि आपने 5 लिखा है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको पता लग जाएगा कि ये इसका स्पीड का यूनिट्स दिया हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसके पास दो चीज होना बहुत जरूरी है, एक तो मैग्नीट्यूड का होना बहुत जरूरी है और दूसरा यूनिट का होना बहुत जरूरी है। मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शंस नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड्स है, वो बोलेगा 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड क्या? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, क्या? नो डायरेक्शंस। तो केवल इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी की बात किया जाएगा तो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ साथ उनके साथ डायरेक्शंस होगा। जैसे 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब 5 मीटर तो आपको आप दे दिया कि 5 मीटर की दूरी है, कहां? नॉर्थ के साइड में, तो आपको डायरेक्शंस दिया हुआ है। और जब आपको डायरेक्शंस दिया रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, से सब 11th क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, वहां पे पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से हैं? वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, फोर्स है, मोमेंटम है, ये सारे डिस्कस करेंगे हम लोग, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। अगला जो पैरामीटर्स आता है वो पैरामीटर्स आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानने के लिए, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं डिस्टेंस के बारे में। देखिए डिस्टेंस क्या होता है,
डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ covered by body from initial to final point, final point मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, 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 ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस का एडिशन, 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 सब डिस्टेंस का एडिशन जो है वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे एक सर्किल की बात करें कि ये आपके पास सेमी सर्किल्स है और यहां से बात हो रही है, ऑब्जेक्ट यहां से चलना चालू किया, यहां पे आया और फिर यहां पे पहुंच गया, इसकी रेडियस r दिया हुआ है। तो बताएं टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? यहां से चला और यहीं पे आ गया, यहां से चला और यहीं पे आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो देखिए सबसे पहले तो इसका हम लोग ये बात करते हैं कि सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई r अपॉन 2 होगा, ये मर जाएगा, क्या बचेगा? पाई r। ये किसकी है? सेमी सर्किल का, सेमी सर्किल का। और इसके बाद ये रेडियस 2r है, मतलब डायमीटर, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पाई r तो हो गया सेमी सर्किल का और प्लस 2r, ये जो है यहां से आप चाहे तो r को कॉमन निकाल दे तो पाई प्लस 2 जो है टोटल डिस्टेंस होगा। इस तरह से आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। जैसे ये आपके पास मान लें स्क्वायर है और ये a है, a है, a है, a है, तो टोटल डिस्टेंस की बात किया जाएगा तो यहां गया ये मतलब 4a जो होगा इसका टोटल डिस्टेंस होगा, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, है ना। तो टोटल जो एक्चुअल पाथ जो कवर्ड किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने का जो एक्चुअल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यहां से ऑब्जेक्ट जब चला था और यहीं पे पहुंच गया तो इसके लिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका फिनिशिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग और ये फिनिशिंग है, तो जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया, तो ये इसका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा, वहां से स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, वो स्ट्रेट लाइन का जो एक्चुअल लेंथ होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं, ये आपका अगेंस्ट ये सर्किल वाला सेमी सर्किल की कहानी है। यहां से ऑब्जेक्ट चलता है, ये आपके पास रेडियस है, ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट ये है। आपसे मैंने ये पूछा कि ऑब्जेक्ट यहां से चलना चालू किया है, यहां से चलना चालू किया है, बताएं कि यहां आने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका इनिशियल पोजीशंस, ये इसका फाइनल पोजीशन, सीधा लाइन खींचते हैं, ये r है तो ये वाला भी कितना होगा? r होगा, मतलब 2r जो होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखें यहां पे गौर से देखिए, ये 3 है, ये 4 है। यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना चालू किया और यहां पे पहुंचता है तो जो डिस्टेंस की बातें आती है, जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस कितना होगा? 7 होगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। मगर डिस्प्लेसमेंट की जब बातें किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जब बातें किया जाएगा तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और बनेगा 4² + 3² जो होगा ये h² के बराबर होगा। h की वैल्यू जो आएगा 25 का अंडर रूट आएगा, दैट्स बाई 5 आएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि डिस्टेंस के लिए कोई रूल और रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है, मगर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेक्टर लॉ की जरूरत पड़ता है, लॉज ऑफ मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ता है और उसके हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आप डिफरेंस बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस को तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं d से और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं s से। क्या कहता है डिस्टेंस? इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं और इसका यूनिट जो होता है वो ऐसा यूनिट मीटर ही है, चाहे किलोमीटर से, और ये जो है डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट्स। इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। आपको पता होना चाहिए कि जो शॉर्टेस्ट पॉइंट होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन से शॉर्टेस्ट लेंथ कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, यानी उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ भी बोलते हैं। अगेन इसका यूनिट जो है ऐसा यूनिट मीटर है चाहे किलोमीटर है, और ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए यहाँ पे मैं अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक अपने पास सर्किल दिया हुआ है, ये इसका पोजीशन ए है,
बी है, सी है, डी है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है मतलब रेडियस इसका 7 दिया हुआ है। आपसे ये कहता है कि आप जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए ए से बी का जाने का, कि ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल्स हो रहा है, ए से बी जाने में उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, उसके बारे में सोचना है। ए से बी जाने में, देखें ए से बी जाने में, तो देखें ए से बी जाने में तो ये तो हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, रेडियस इसका 7 है। तो जब आप देखेंगे क्या कि ये वाला जो डिस्टेंस है सरकमफ्रेंस का 1/4 है, क्योंकि यहां से लेकर के एक चक्कर जब मूव करेंगे तो सरकमफ्रेंस निकलेगा, और ये वाला जो पोर्शन है सरकमफ्रेंस का कितना पोर्शन है, 1/4 है। यानी ए से बी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का जो डिस्टेंस है, ध्यान से समझेंगे क्लियर हो जाएगा। ए से बी का जो डिस्टेंस है हम लोग ये लिख सकते हैं 2πr/4, क्योंकि ये चौथा पार्ट है। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो 2πr टोटल हो गया। इसको कटिंग कर लेंगे 2 से तो क्या मिलेगा, πr/2। r की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू कितना हो गया, 22/7 इंटू r की वैल्यू 7/2, 7 से 7 मर गया, ये आ गया 11। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि ए से बी जाने में जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 11 हो गया, 11 हो गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट देखें, ए से बी तक जाने में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से हम लोग ये ड्रॉ करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये 7 है, ये 7 है, पाइथागोरस का रूल्स लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जो होगा वो h स्क्वायर होगा। h जो होगा वो 98 का अंडर रूट हो जाएगा, मतलब 2√7 होगा। आपको ये पाइथागोरस का रूल सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2.7√2 है। अगेन आता है ए से बी गया और बी से सी गया, मतलब ए से बी गया और बी से सी गया, बताएं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो खुद बताएं ना, जल्दी जल्दी ये बन जाएगा। ये वाला डिस्टेंस अपने पास कितना था, 11 था। देखें ये वाला डिस्टेंस कितना है, 11, तो ये वाला भी कितना होगा, 11। तो बताएं ए बी और सी का डिस्टेंस कितना होगा, 11, 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहां से लेकर के एक सीधा लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं ए बी सी डी, मतलब ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी आया। देखिए गौर से, ये 11 है, ये भी 11 है, तो ये भी कितना होगा, 11 ही होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि ए से बी, बी से सी और सी से डी आने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा 11 11 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस जो है वो 33 है। और जब डिस्प्लेसमेंट की बातें करेंगे तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। ये कंस्ट्रक्शंस करेंगे, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये आपका 7 है, ये भी 7 है, तो ये h स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल देंगे। वैल्यू कितना आएगा, 7√2 आएगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा 7√2 होगा। नेक्स्ट आया ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, मतलब यहां से चला और यहीं पे पहुंच गया। तो एक तो तरीका ये लगा सकते हैं कि सर 11 + 11 + 11 + 11 44 हो सकता है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल दें। क्या होगा सरकमफ्रेंस, 2πr, 2 पता है, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, r की वैल्यू कितना है, 7, 7 कट गया, अगेन 44 आ गया। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पे, 44 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर में पूछेगा तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, मतलब 44 मीटर आ गया। आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखिए ए से चला था और यहीं पे आकर के पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो मेरे ख्याल से ये चारों क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्सली ट्रू। इनवर्सली ट्रू क्या है, पहले हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का केस लेकर के, कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है, इस तरीके का पाथ होता है, मतलब डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से छोटा, कभी भी डिस्टेंस से छोटा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा बड़ा ही बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। मगर जब स्ट्रेट पाथ होगा तो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कब, स्ट्रेट पाथ होगा तो, याद कर लीजिए। ये यूनिवर्सली ट्रू है
कि जब स्ट्रेट पाथ होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, और यदि स्ट्रेट पाथ नहीं होगा तो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा। ये चीज आप ब्रेन्स में रखें, याद हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चंस को आप गौर से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, इनवर्सली ट्रू, क्या ट्रू है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। हाँ हो सकता है, गलती नहीं, हो सकता है, मगर अभी हम लोग बिल्कुल सही नहीं कहेंगे, हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा, देखिए लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने अभी बताया था ना कि डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा, हाँ ये वाला केस हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। जब स्ट्रेट पाथ रहेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो इस वजह से ये ट्रू है और ये वाला ट्रू है, ये दोनों गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जितना क्वेश्चंस कीजिएगा ना तो आपको मजा आएगा। क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट जो है कोई डिस्टेंस को मूव करता है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्लोज पाथ होगा तो डिस्टेंस कुछ होगा मगर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्टेंस। जैसे आप इसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्ट यहां से चला, यहां पहुंचा, फिर यहीं पहुंच गया। तो देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब कोई भी चीज साइक्लिक होगा या सर्कुलर मोशंस होगा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा। तो यहां पे आंसर लिखा कि यस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट राउंड पाथ, कोई भी राउंड पाथ होगा, साइक्लिक पाथ होगा, देन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स भी सेम, इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसा होगा, सेम होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। तो यही था आज का क्वेश्चंस, इतना क्वेश्चंस आई थिंक कि सारे आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप आसानी से हमें शेयर करें, हमें बताएं कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आपका प्यारा बड़ा भाई चंदन कुमार। थैंक यू।